हाय बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सेजल जैन। आई होप आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर भी समझ में आया होगा। एंड इन दिस वीडियो आई एम टेकिंग द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. For this chapter, I have made two videos. In the first part, I'm covering Taylor's principle, and in the second part, I'm going to take Fiole's principle. The explanation will be up to the point and detailed. I hope it will very fruitful to you all. So let's get started. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो व्हाट आर प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होता है? जनरल गाइडलाइंस. कि जैसे साइंस की प्रिंसिपल्स हो जाती है, कुछ टेक्निक्स हो जाती है, सेम मैनेजमेंट में भी क्या है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको जनरल गाइड करने में हेल्प करता है एक मैनेजर को, कि वो अपनी टीम को और अपने जो इतने भी रिसोर्सेज है, इधर इट्स अ ह्यूमन रिसोर्स और इट्स अ मटीरियल रिसोर्स, उसको कैसे यूज़ कर सकता है, किस सिचुएशन में वो कैसे वर्क कर सकता है, किस तरीके से वो सिचुएशन को डील कर सकता है. तो कुछ जब वो गाइडलाइंस देने की कोशिश करता है या सामने वाले को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कंडीशंस बताने की कोशिश करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं. कि एक मैनेजर कैसे गाइडलाइंस को यूज़ करके अपनी टीम को और अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है. तो जो वो प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा है, जो वो तरीका बताने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा साइंस की तो जो प्रिंसिपल्स है उसको ऐसे ही इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है. ये बोलता है आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उस सिचुएशन में डील कर रहे हो. मैं आपको एक तरीके से गाइड करके दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस सिचुएशन में आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो. करना नहीं करना, उसमें कुछ चेंजेस लेकर के आना है, मॉडिफिकेशन लेकर के आना है, वो आप आराम से लेकर के आ सकते हो. तो रिजिड टाइप की नहीं होती है हमारी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल साइंस की जैसे, मगर ये आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें बताता है जो ऑलमोस्ट हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज देखी होती है. तो कुछ जनरल गाइडलाइंस जब कोई प्रोवाइड कराता है एक मैनेजर को अपनी टीम वर्क को अच्छे से लेकर के जाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेट्स सी द साइंटिफिक डेफिनेशन. Principles. A principle is a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. कोई भी जनरल फंडामेंटल ट्रूथ कि आपको किसी चीज़ के बारे में सच्चाई बता दी जाए कि ऐसा है, इस वजह से ये चीज़ हुई है. तो जो जैसा है उस चीज़ के बारे में जब हम कोई भी चीज़ फिक्स बता देते हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स बोलते हैं. नाउ व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजर. वो एकदम ब्रॉड और फिक्स गाइडलाइंस दे देता है, कुछ प्रॉपर गाइड कर देता है किसको? मैनेजर को. डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर, किस टाइम पे आप कैसे डिसीजन ले सकते हो और बिहेवियर को गाइड करने के लिए कि आपको कैसे बिहेव करना है सिचुएशन में. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. साइंस ने बोल दिया एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, तो उसकी तो फिक्स हो चुकी है, कोई चेंज नहीं होगा. मगर मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके ऊपर है ना. आप चेंज करना चाहो चेंज कर लो, आप उसे मॉडिफाई करना चाहो मॉडिफाई कर लो, आप दूसरी तरह से यूज़ करना चाहो दूसरी तरीके से यूज़ कर सकते हो. वो रिजिड बिल्कुल भी नहीं है. एज ए डील विथ ह्यूमन बिहेवियर and thus are to be applied creatively giving the demands of the situation. वो ह्यूमन बींग से डील कर रहा है, सो ह्यूमन बींग्स अपने आप की क्रिएटिविटी को यूज़ करता है और डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से उसको यूज़ कर सकता है. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस है, किसको? मैनेजर को है, कि वो कैसे डिसीजन लेता है एंड कैसे बिहेव करता है. और साथ में आपकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऐसी रिजिड नहीं है जैसी साइंस की होती है, तो मैनेजर उसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे उसकी सिचुएशन आए, एंड साथ में अपना कुछ और बेटर रिजल्ट के लिए वो एक्स्ट्रा चीज़ को भी ऐड कर सकता है या कुछ चीज़ को रिड्यूस भी कर सकता है. उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नेचर बोले, फीचर्स बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, ऑल मीन द सेम. फर्स्ट है हमारे पास में यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. जैसे हमने मैनेजमेंट में एक पॉइंट पढ़ा था, परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी हर जगह एप्लीकेबल है. ऐसा है यहाँ पर कि एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप उसको कैसे लेकर के चलते हो. मगर हर जगह क्या है, ये चीज़ प्रॉपरली प्रेजेंट है. इधर यू आर हैविंग द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और यू आर हैविंग द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. Either you are running the profit making organization or non profit making organization.
Second is general guidelines. Basically what principle of management do is it just guides the manager. वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं देता रेडीमेड. एग्जाम में आप गए, आपके दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है, और आप कुछ पढ़ के नहीं गए, अपने दोनों दोस्तों के भरोसे गए थे कि यार वो तो चीटिंग करा देगा. ए ने क्या किया, आपको पूरा पेपर टिपा दिया. इवन यू हैव एक्सचेंज योर पेपर ऑल्सो. वेयर एज जो आपका बी फ्रेंड था उसने आपको एक की पॉइंट बता दिया कि आप इस पॉइंट को यूज़ करो और उससे आप अपना आंसर खुद लिख रहे हो. तो मैनेजमेंट भी क्या है, बी वाला है. बी वाला बोले तो वो आपको एक गाइडेंस दे देता है, एक पॉइंट बता देता है, की टर्म बता देता है. वो आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देता. सोल्यूशन आपको खुद को अप्लाई करना पड़ता है. तो वो गाइड कर देता है, और किस तरीके से उसको यूज़ करना है वो एक मैनेजर के ऊपर ही डिपेंड करता है. थर्ड इज़ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. जैसे साइंस की प्रिंसिपल्स भी हम प्रैक्टिस ही करते हैं, तो मैनेजर जो डिफरेंट डिफरेंट है हमारे पास में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सिचुएशन फेस किया होगा, उन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ करी होगी. तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस चीज़ को प्रैक्टिस में लिया होगा, उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया होगा. उसके बाद में ही इन लोगों ने क्या किया होगा, उसको अप्लाई करवाना शुरू किया होगा. तो ये ऐसे अपने आप नहीं बन जाती चलते पड़ते, अरे यार ये बना देते प्रिंसिपल है वो बना देते, नहीं. हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही हम लोगों ने इसे साइंटिफिकली प्रूवन किया हुआ है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. जैसे मैंने पहले बताया था, यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन. यू नो नीड टू यूज़ इट एग्जैक्टली. आप जैसे उसे यूज़ करना चाहो, जिस तरीके से उसको यूज़ करना चाहो, इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. इट इज़ वेरी 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 फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट इज बिहेवियरियल. बिहेवियरियल का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर से ये डील कर रहा है. सो ह्यूमन बीइंग्स यूज टू चेंज थिंग्स, दे हैव क्रिएटिव माइंड्स. तो वो किससे डील कर रही है, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर से, ह्यूमन नेचर के साथ में डील कर रहा है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कोई भी चीज़ करने का कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ कॉज होता है, और उसका कुछ रिजल्ट भी निकल के आता है. अगर आप चिटिंग कर रहे हो एग्जाम में, तो कॉज है आप पढ़ के नहीं आए हो, आपको पास होना है. या फिर आप किसी से कुछ संभाल ले रहे हो तो आपको ज़रूरत है. तो सेम जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो भी किसी ना किसी चीज़ का कॉज बताती है, और उसका कुछ ना कुछ अफेक्ट होता ही होता है. कॉन्टीजेंट कहता है जो चीज़ जैसा है वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है. आप चेंज कर दो. हर सिचुएशन में ये अलग अलग तरीके से यूज़ करी जाती है. कोई ए सिचुएशन है, कोई बी सिचुएशन है. हो सकता है ए सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर चीज़ वैसी की वैसी यूज़ हो जाए, मगर वो सेम टू सेम बी सिचुएशन में यूज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सेम गाइडलाइंस भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकती है. तो ये सिचुएशन बेस्ड है, आपके ऊपर भी बेस्ड है, एंड आप कैसे उसे इम्प्लीमेंट करा रहे हो उसको चेंजेस पे भी बेस्ड होती है. तो ये फिक्स नहीं है, ये कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Let's read it out. First, universal applicability. Principles of management is applicable in all types of organization, business as well as non-business, small as well as large enterprises, depending on the nature of the organization. कोई भी हो, आपका छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, हर जगह क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल है. Second, general guidelines. They are general guidelines to action, but do not provide straight solution to all the managerial problems, as the business situation are complex and dynamic. Every manager face different kinds of problems, so the same guidelines cannot work at each and every situation. It's all depends upon manager कि वो कैसे यूज़ करना चाहता है और कैसे यूज़ नहीं करना चाहता. Formed by practice and experiments, they are formed from the knowledge, experiences and experiments of the manager. As I stated earlier कि आप सीधा सीधा उठा के नहीं बोल सकते हो, अरे ये ऐसा है तो ये एक प्रिंसिपल हो जाए. It has to be chosen, it has to be in the practice, and वो कहीं ना कहीं यूज़ हुई भी होनी चाहिए. Then only it will be accepted, otherwise it will not be accepted at all. So जो भी प्रिंसिपल्स बनी है मैनेजर्स की नॉलेज से, एक्सपर्ट्स की नॉलेज से, उनके एक्सपीरियंसेस से, इवन प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करा करके ही प्रूवन हुआ हुआ है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल. इट इज़ वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी चेंज according to the situation. These principles are not rigid and can be adopted and modified by the practicing managers depending upon the situation. So manager can change these principles according to the situation he or she is facing. Mainly a behavior. Since the principles aim at influencing complex human behavior, they are behavioral in nature. As they are dealing with the human beings, so human beings nature keeps on changing.
सो से क्या होता है, सारी की सारी प्रिंसिपल्स ह्यूमन बिहेवियर से क्या करती है, डील करती है. Cause and effect relationship, they are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in various situations. हर एक कॉज का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है और उसी कॉज इफेक्ट के रिलेशन की वजह से हम लोग उस चीज़ को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. मतलब इसको करने की वजह से ये रिजल्ट निकल के आया है, तो हम अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ऐसा रिजल्ट निकल करके आ सकता है. ये सोच करके अगर हम उसको करते हैं तो हमारा वैसा ही रिजल्ट क्या हो जाता है, आउट हो सकता है. Contingent, their applicability depending upon the prevailing situation at a particular point of time. The application has to be changed as per the situation. उसकी डिपेंडेंस प्रिवेलिंग सिचुएशन पे होती है, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी सिचुएशन प्रिवेल कर रही है. ये नहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कर रही थी, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है. इट्स ऑल ऑन यू. सो यू हैव टू चेंज इट according to your situation, according to your circumstances. So it is not fixed that you have to use it accordingly. You can modify it, you can change it, and it used to be changed with the time. आई होप नेचर समझ में आया होगा. फर्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, हर जगह एप्लीकेबल है. सेकेंड, जनरल गाइडलाइंस, फिक्स चीज़ें नहीं बताता, आपको सिर्फ गाइड कर देता है. कैसे उसको यूज़ करना है वो किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है. फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस किया गया है, नॉलेज से यूज़ किया गया है, उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट कराया गया है. फ्लैक्सीबल, जब भी चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो. मेनली बिहेवियर ह्यूमन बीइंग से डील करता है. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कॉज है तो उसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ आता है, तो सिचुएशन को अपनी सिचुएशन में हम वैसे यूज़ कर सकते हैं. कॉन्टीजेंट, जैसी सिचुएशन होगी आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना ही पड़ेगा. जैसा है एज इट इज़ चलाना ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. इसका एक एग्जांपल देते हैं कि डे टू डे जो हमारा मैनेजर है उसे हर घंटे कुछ ना कुछ सिचुएशन से डील करना पड़ता है. बहुत सी सिचुएशन फैमिलियर होती है, बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है. आप सोचो आप किसी प्रॉब्लम में आ गए, उस टाइम पे आपको किसी ने गाइड कर दिया, थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो वो सिचुएशन कितनी ईजी हो जाती है. सेम जो प्रिंसिपल्स है वो भी क्या करती है, मैनेजर्स को गाइड कर देती है ऐसे टाइम पे जहाँ उसने कभी ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखी नहीं होती. तो जब आपको कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मोटिवेट कर देता है, कुछ हेल्प कर देता है, तो हमको एक बोलते हैं ना, जीने की वापस से चाह उत्पन्न हो जाती है. सेम उसी तरीके से वो ऐसा हो जाता है कि यार मैं अभी सिचुएशन से इजीली डील कर सकता हूँ. तो वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उनको गाइड कर देता है ऐसे सिचुएशन में, उनको आइडियाज़ दे देता है, उनको की पॉइंट्स दे देता है कि वो सिचुएशन को उससे क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं. वो कहते हैं यार खाली मैं नहीं फेस कर रहा, और ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को फेस कर चुके हैं. सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. आज आप खाना बनाने के लिए किचन में जाते हो, ऑब्वियसली जब आपकी मदर खाना बना रही है तो वो रिसोर्सेज को बहुत ढंग से यूज़ करेगी. उनको पता है 1 चम्मच तेल डलना है, 2 चम्मच तेल डलना है, 1 चम्मच मसाला डलना है, 2 चम्मच डलना है. मगर आप बनाने के लिए जाओगे तो क्या करोगे, 4 चम्मच तेल 2 चम्मच गिराओगे. उसके बाद नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है. हम बहुत चीज़ों को वेस्ट करते हैं. जहाँ आधा कैरेट डलना होता है वहाँ पे हम लोग 2 कैरेट को एक साथ डाल देते हैं. या फिर जहाँ पे क्या बोलते हैं, 1 चम्मच घी डालना होता है हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं. मतलब हम रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं करते क्योंकि हमें वो चीज़ करना नहीं आता. तो सेम, अगर हमको कोई गाइड नहीं करता तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करेंगे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स को और साथ में मटेरियल रिसोर्स को वेस्ट ही करते जाएंगे, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे. मगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आने की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हमारे मटेरियल रिसोर्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उन दोनों को इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितना भी वेस्टेज है उसको हम क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, वेस्टेज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट ना रहे. नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिसीजंस. जो डिसीजंस है वो क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है. जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो नॉलेज है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको यूज़ करके तो हमने इस चीज़ को बनाई है. तो ये भी क्या है, एक साइंटिफिक डिसीजन है, साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने इसको चूज़ किया है. नेक्स्ट, मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स.
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारे को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने में हेल्प करती है, हमको चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प करती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंजिंग चीज़ें भी प्रोवाइड करा करके देती है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? सोसाइटी को सेटिस्फाई करके चलना। सोसाइटी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमें इसके लिए भी गाइड कर देता है, कैसे आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करके चल सकते हो, कैसे आप सोसाइटी को 100% मोटिवेट करके चल सकते हो, उनकी कैसे नीड्स को फुलफिल कर सकते हो। लास्ट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगर हमें सब कुछ पता होगा और जब भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें अपने आप ही जो एक मैनेजर है उसकी ट्रेनिंग होने लग जाती है, उसको एजुकेशन होने लग जाता है, इवन वो और चीज़ों की रिसर्च करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई भी मैनेजर इस मैनेजमेंट की चीज़ों को या प्रिंसिपल्स को पढ़ रहा है तो अपने आप उस चीज़ को लेकर के ट्रेन हो रहा है। इवन जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पढ़ा रहा है तो वो भी क्या करता है, साथ साथ अपने आप ही ट्रेन होना शुरू हो जाता है, खुद एजुकेट हो जाता है। और कभी कभार वो खुद ही उस चीज़ की रिसर्च करते हैं कि हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वो साथ के साथ ही उनको ट्रेन, एजुकेट और रिसर्च करने में मदद करता है। अब इसको डेफिनेशन वाइज रीड करते हैं। Providing manager with useful insight into reality. Principles of management guide managers with useful insight into real world situations. Adherence to these principles will improve their knowledge, ability, and understanding of various managerial situations and circumstances. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कर देता है? रियल वर्ल्ड सिचुएशंस बता देता है, रियल वर्ल्ड से सीधा सीधा डील करा देता है। और उसके बाद जो मैनेजर है वो अपनी खुद की नॉलेज को यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके अपनी सिचुएशन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। The resources with the company are limited. Management principles equip the manager to see the cause and effect of the decisions and action and thus reduce wastage. Optimum utilization of resources means maximum benefits with minimum cost. अब अगर प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज होती, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या देखता है कि जितने भी हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, कोई वेस्टेज ना हो। वेस्टेज नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा हमें कॉस्ट का, कि कॉस्ट कम लगेगी और हमारे को रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजंस। Decisions must be based on the facts, thoughtful, and justable in terms of intended purpose. Management principles must be timely, realistic, and subject to measurement and evaluation. Principles are free from bias and prejudice. जो साइंटिफिक डिसीजंस है, कोई बाइसनेस नहीं कर रहा, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, एकदम फ्री है। एंड साथ में जितना भी ये बने हैं वो थॉटफुल पीपल के माइंडसेट से बने हैं एंड एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही ड्राफ्ट होकर के आए हैं। Fourth, meeting the changing environmental requirements. Management principles are effective and dynamic and thus help the organization to meet the changing requirements of the environment. तो मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स है वो क्या हेल्प करती है कि जैसे हम इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है हम भी अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। Fulfilling social responsibility. Due to the increased awareness of the public forces, all companies are required to fulfill social responsibilities. Principles of management not only help in achieving organizational goal but also guides manager to performing social responsibility. As we know and we have stated earlier कि अगर हम लोग सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करते, our business cannot run for the future long. अगर हमें हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन करवाना है, we need to fulfill the social responsibility. Only then we will able to achieve our organizational goal. So these principles of management helps and guide the manager how to fulfill these social responsibilities. Last is management training, education and research. Management principles are the core of management and are helpful in increasing knowledge, which forms the basis for management training and research. मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स इतनी काफ़ी होती है कि वो मैनेजर की नॉलेज को इंक्रीज़ कर देता है। नॉलेज इंक्रीज़ होएगी तो अपने आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देगा एंड ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना शुरू कर देगी। So these are few importance of principles of management. Now the most important topic. यहाँ हम दो जने के बारे में पढ़ने वाले हैं, F.W. टेलर एंड हेनरी फ्योल। इन दोनों ने अपनी अपनी प्रिंसिपल्स दी है जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ कर सकते हैं। F.W. टेलर को साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए और कुछ टेक्निक्स दिए एंड हेनरी फ्योल को मॉडर्न
प्रिंसिपल्स के लिए जाना जाता है, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो हम दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहले हम FW टेलर के बारे में पढ़ेंगे, देन हम हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पे चलेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं FW टेलर के बारे में। टेलर कहते हैं कि आप जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है। काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है उसकी स्टडी करना, वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए पर्सन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, टाइम स्टडी करनी चाहिए, मोशन स्टडी करना चाहिए। जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ एक्यूमुलेट कर देंगे तो हमारा बेस्ट रिजल्ट बाहर निकल के आएगा। इन सब चीज़ों का हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करना चाहिए, तभी हमारे गोल और टारगेट तक क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। मीनिंग इट इम्प्लाइज कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्डाइज टूल। स्टैंडर्ड सेट कर दो, जो आपका स्टैंडर्ड है उसको आपको अचीव करना ही करना है। मेथड्स एंड ट्रेन पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, improve its quality and reduce cost and wastage through effective and optimum utilization of resources। ऐसा ट्रेन कर दो एम्प्लॉय को कि वो आउटपुट अच्छा खासा निकाल के देगा, इम्प्रूव क्वालिटी का देगा, जितनी वेस्टेज रिड्यूस हो सकती है उतनी वेस्टेज कम करके देगा, साथ में जितने रिसोर्सेज है उसे इफेक्टिवली यूज़ करेगा। Hence, it stresses that there is always one best method of maximize efficiency. This method can be developed through study and analysis। वो कह रहे हैं हर काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या बोलती है, उस बेस्ट तरीके को ढूंढो, उस बेस्ट तरीके को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाओ, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। तो मेन टारगेट क्या बोल रहे हैं, वो बेस्ट मेथड, बेस्ट चीज़ को पकड़ो और अपने गोल को अचीव कर जाओ। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोलता है कि आपके पास हमेशा एक बेस्ट मेथड होता है। वी हैव सो मैनी वेज बाय विच वी कैन अचीव आवर गोल, बट देर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे बाय विच वी कैन अचीव आवर गोल। यू नीड टू स्टडी अबाउट द टाइम, अबाउट द कॉस्ट एंड XYZ एनीथिंग। तो आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को ढूंढो, और जब वो बेस्ट तरीका मिल जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा दो। तो हर काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, और उस बेस्ट तरीके से ही आप अपने गोल को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट इज हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय मैनेजर को नहीं समझेगा और मैनेजर एम्प्लॉय को नहीं समझेगा तो गोल अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर समझ ही नहीं पा रहा कि एम्प्लॉय क्या चाहता है, और एम्प्लॉय समझ ही नहीं पा रहा कि मैनेजर क्या चाहता है। कितना भी अच्छा मैनेजमेंट क्यों ना हो, एम्प्लॉयज़ अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। और कितने अच्छे वर्कर्स क्यों ना हो, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो हमारा गोल कभी भी नहीं अचीव हो सकता। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। वो तब होगा जब दोनों के बीच में यूनिटी होगी ही होगी। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड बोलते हैं मैनेजर और वर्कर्स के बीच में यूनिटी होना ज़रूरी है। और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है किसका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का। वही कहता है यूनिटी तब होगी जब दोनों के बीच में कॉपरेशन होगा, कॉपरेशन नहीं है तो यूनिटी भी नहीं होगा। कॉपरेशन इज द मेन टूल फॉर गेटिंग द यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजर। क्लास बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वर्कर अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी एंड प्रोस्पैरिटी। हर जने का माइंडसेट अलग अलग होता है, हर जने की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती है, हर जने की लर्निंग पावर अलग अलग होती है। तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डेवलप कराओ, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग दो। ये नहीं कि आप एक्सेस ट्रेनिंग दे रहे हो, वो उसके लायक ही नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा। जितनी एक पर्सन की कैपेबिलिटीज़ है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट करना, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तभी क्या हो पाएगा, एक गोल अचीव हो पाएगा। तो फर्स्ट बोलता है कि बेस्ट मेथड को परखो और उसे इम्प्लीमेंट कराओ। सेकेंड, यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में, और उस यूनिटी के लिए हमने उसका एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया क्या, कॉपरेशन। कॉपरेशन की वजह से यूनिटी आएगा ही आएगा। एंड लास्ट बोलता है डेवलपमेंट करो हर वर्कर का, किसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, जिससे कि बेस्ट रिजल्ट निकल के आए, और जो हम ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कहीं से भी वेस्ट ना हो सके। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। There should be scientific study and analysis of each element of a job in order to replace the old rule of thumb approach or hit and miss method. We should be constantly experimenting to develop new techniques which make the work much simpler, easy and quicker. Scientific method involve investigation of traditional method through work study. अब साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बोलता है कि काम करने का बेस्ट तरीका है ट्रेडिशनल मेथड के वर्क स्टडी के थ्रू उसको अप्रोच करो,
आप नई टेक्निक्स को यूज़ लगा सकते हो, नई चीज़ों को यूज़ लगा सकते हो, मगर बेस्ट तरीके को ढूंढो, उसको इम्प्लीमेंट कराओ तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा. Harmony not discord, there should be complete harmony between management and worker. I achieving organizational goal, it implies that should be mental revolution on part of managerials and workers in order to respect each other's role and eliminate any class conflict to realize organizational objective. हारमोनी और डिस्कॉर्ड बोलता है दोनों के बीच में प्रॉपर हारमोनी होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए. अगर एक भी जना बोलता है आई उसका मतलब होता है कि यार वो खुद के बारे में सोच रहा है, यूनिटी नहीं है. ऐसे टाइम पे दोनों के अंदर मेंटल रेवोल्यूशन लेकर के आना है. मेंटल रेवोल्यूशन मतलब माइंडसेट को चेंज करवाना है. दोनों के अंदर कॉपरेशन होना चाहिए, दोनों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, दोनों के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए. अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कभी भी गोल अचीव नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हारमोनी और डिस्कॉर्ड. देयर शुड बी complete cooperation between the labor and management instead of individualism. Constructive suggestions from employee must be encouraged and desist worker from going on strikes and making unreasonable demands. अब उसी चीज़ को लाने के लिए, यूनिटी को लाने के लिए कॉपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. दोनों में कॉपरेशन होगा तो गोल अचीव होगा ही होगा, कॉपरेशन नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं हो पाएगा. एम्प्लॉय से सजेशंस लो, उनको इंकरेज करो, मोटिवेट करो कि नहीं तुम्हें काम करना ही है. तब एम्प्लॉय कभी स्ट्राइक में नहीं जाएगा, डिमांड नहीं करेगा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. It implies taking actions for the development of competencies of all persons of an organization after their scientific selection and assigning work situated to their temperament and abilities. This will increase their productivity by utilizing the skill of the workers fully. आप जितनी कैपेबिलिटीज़ है एम्प्लॉय की उसके अकॉर्डिंग आप उसको डेवलप कराओ, उसको ट्रेनिंग दो, तो रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं जाएगा और वर्कर भी फुल्ली तरीके से ट्रेन हो जाएगा. उसका रिजल्ट ये होएगा कि जब वो फुल्ली ट्रेन होगा तो वो फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन को देगा और ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट अच्छा खासा निकल करके आएगा. जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव कर पाएगी. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की खुद की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या देना है, ट्रेनिंग देना है, उसका डेवलपमेंट करवाना है. नेक्स्ट टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप बोलता है फैक्ट्री मैनेजर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक प्लानिंग और दूसरा हमारा एग्जीक्यूटिंग. प्लानिंग बेसिकली एक जना होगा जो प्लान करेगा, वो प्लानिंग मैनेजर होगा, और प्रोडक्शन या एग्जीक्यूटिंग मैनेजर जो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, उसको इम्प्लीमेंट कराएगा. एक जना प्लान करेगा तभी तो दूसरा उसको एग्जीक्यूट करा सकता है. तो एक जना सोचने के लिए चाहिए, दूसरा उसको काम कराने के लिए चाहिए. और बाद में जाकर के ये जो दोनों है ये भी चार चार पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक जना सारे काम नहीं कर सकता. तो सब जो उसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम को देख रहा है और गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहा है. तो वो जो फर्दर 8 जन है वो चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप. अभी जब हम रीड करेंगे तो अंदर जो चार चार में डिवाइड हुआ है उसको भी हम पूरा ब्रीफ में रीड करेंगे. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होता है कि मुझे इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, इतने प्रोडक्ट्स चाहिए, ये ग्रेड चाहिए. तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग गुड्स को अचीव करना या गोल को अचीव करना. एंड सिंप्लीफिकेशन, काम को कॉम्प्लिकेट करके नहीं करना, सिंप्लीफाई कर देना. जितना तुम काम को ईजी लेकर के करोगे, जितना ईजी तरीके से करोगे, उतना जल्दी हमारा काम क्या होगा, कंप्लीट होकर के मिलेगा. नेक्स्ट मेथड स्टडी. मेथड स्टडी बोलता है हर काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है. उस बेस्ट मेथड को ढूंढो और काम को शुरू कर दो. नेक्स्ट मोशन स्टडी. हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना. तो ये बोलता है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स उसको ख़त्म करो ना. अगर आप अननेसेसरी मूवमेंट्स को रखोगे तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा यूज़ होगा. तो आप जो फालतू के मूवमेंट्स हैं, अननेसेसरी मूवमेंट्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म कर दो. टाइम स्टडी. हर चीज़ को अचीव करने का एक फ़िक्स टाइम होता है, तो टाइम पे अपने गोल को अचीव करना, टाइम बाउंड होकर के काम को करना, टाइम पे ही रिज़ल्ट को निकाल के लाना. टाइम स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टडी होता है. अगर टाइम पे आप काम नहीं करोगे ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी. फटीग स्टडी. आपको मैं बोलूँ सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ना, तो आपको बोला मैम पागल हो जाएगी हम तो,
खाना कब खाएंगे? तो सेम अगर एम्प्लॉयज़ को पूरे टाइम काम कराया जाएगा ना, तो आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो थक जाएगा। तो ये फटीग स्टडी बोलता है टाइम टू टाइम उनको इंटरवल देना, टाइम टू टाइम उनको ब्रेक देना। आप टाइम टू टाइम उनको ब्रेक दोगे तो जब वो वापस से रिफ्रेश होकर के आएंगे तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। स्मॉल नैप देने का टाइम होना चाहिए, छोटा सा ब्रेक तो होना ही होना चाहिए। एंड लास्ट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये बोलता है एक टारगेट के अकॉर्डिंग तो जितना लोगों ने काम किया उतनी उनको बेसिक तो पे देना ही देना है। अगर कोई ज़्यादा काम करता है तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे दो, या कुछ ज़्यादा उसको मोटिवेट कर दो, कुछ गिफ्ट दे दो। उससे क्या होता है, वो आप जब उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, तो उससे वो मोटिवेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम पे और अच्छा रिजल्ट निकाल करके मिलता है। और सेकेंडली जो लोगों ने ज़्यादा काम नहीं किया ना, उनके अंदर ऐसा हो जाता है यार काश मैं भी कर लेता, तो नेक्स्ट टाइम वो भी अपना एक्स्ट्रा आउटपुट ला करके देगा, तो आपका गोल और जल्दी अचीव हो जाएगा। तो आप जैसे वर्कर ने जिस तरीके से काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हो, वेजेस दे सकते हो, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट दे सकते हो। तो दीज आर फ्यू टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फर्स्ट, फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ टेक्निक इन विच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर सेपरेट. वो क्या बोलता है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को सेपरेट कर दो. सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज टू बी एंट्रस्टेड टू अ फोरमैन. अब सुपरविजन सेवरल जो इन दोनों पार्ट को डिवाइड किया है ना, उसको भी सेवरल डिवाइड कर दिया जाएगा और उस पर प्रॉपर तरीके से सुपरविजन किया जाएगा. देयर आर 8 फोरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कितने फोरमैन हो गए यहाँ पर, जो काम करने वाले सुपरवाइज करने वाले 8 जने हो गए. 4 ईच अंडर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन हु कीप अ वॉच ऑन ऑल द वर्कर्स परफॉर्मिंग. तो ये 4 प्लानिंग में 4 एग्जीक्यूशन में हो गए, जो प्रॉपर देखेंगे कि क्या वो लोग काम कर रहे हैं या फिर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं. प्लानिंग के अंदर 4 है. फर्स्ट, रूट क्लर्क. ये बताएगा किस डायरेक्शन में काम करना है, क्या रूट को फॉलो करना है, कैसे गोल को अचीव करना है. इंस्ट्रक्टिंग कार्ट क्लर्क, ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा, कैसे करा जाएगा, क्या करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये टाइम और कॉस्ट शीट मेंटेन करेगा. ये गोल इस टाइम पे अचीव करके देना है, इतने कॉस्ट में काम हो जाना चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगना चाहिए. एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क, ये चेक करेगा डिसिप्लिन मेंटेन है या फिर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है. तो रूट वाला रूट बताएगा, डायरेक्शन बताएगा. इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्ट करेगा कैसे काम करना है, क्या काम करना है. टाइम एंड कॉस्ट वाला टाइम को आपको बाउंड कर देगा, बता देगा कितने टाइम में आपको गोल अचीव करके देना है एंड कितना कॉस्ट लगने वाला है. एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क आपको डिसिप्लिन इंश्योरिटी के बारे में देखेगा. प्रोडक्शन इंचार्ज में फर्स्ट आता है गैंग बॉक्स, जो क्या करेगा, सारी चीज़ों को अरेंज करेगा, जो भी प्रोडक्शन करना है उन सबके सामान को एक साथ ला करके इकट्ठा करेगा. स्पीड बॉस फटाफट फटाफट, मतलब वो टाइम पे काम कंप्लीट कराने के लिए आपके पीछे पड़ जाएगा. अरे काम हुआ, काम हुआ, काम हुआ. वो आपको स्पीडली आपसे बार बार पूछेगा कि काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है. रिपेयर बॉक्स, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो फटाफट रिपेयर कर देगा. इंस्पेक्टर सब पे इंस्पेक्शन रखेगा, कोई काम गलत तो नहीं कर रहा, कोई फालतू तो नहीं बैठा. पूरा इंस्पेक्शन करने का काम क्या होता है, एक इंस्पेक्टर क्या होता है, पुलिस इंस्पेक्टर जैसा ही ये काम करता है. तो गैंग बॉक्स सारी चीज़ों को अरेंज करता है. स्पीड फटाफट फटाफट काम करवाता है, स्पीडली काम करो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. रिपेयर बॉक्स, कुछ भी ख़राब हो गया तो उसको फटाफट रिपेयरमेंट में ले लेता है, खुद उसको सही कर देता है. इंस्पेक्टर सब पे पूरी कड़ी नज़र रखता है कि काम सही से हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई फालतू तो नहीं बैठा, तो हर चीज़ की इंस्पेक्शन वो करता रहता है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन refers to developing standards for every business activities to maximize output. स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि उनके आउटपुट मैक्सिमाइजली अचीव हो सके. Whereas simplification refers to eliminating unnecessary variety, size, and grades of product or services. It results in saving of cost of labor, machines, and tools. It leads to fuller utilization of equipment and increase in turnover. सिंप्लीफिकेशन बोलता है काम को एकदम सिंप्लीफाई कर दो. आप डबल डबल काम करोगे, डबल डबल साइज में करोगे, डबल डबल सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे तो एक तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और रिजल्ट भी नहीं आएगा. तो काम को जितना सिंप्लीफाई करके दोगे उतना जल्दी काम आएगा, इतने जल्दी काम होगा और साथ के साथ में उतने ही अच्छे तरीके से रिसोर्सेज भी यूटिलाइज होंगे. नेक्स्ट,
Method study. The objective of method study is to find out one best way of doing the job to maximize efficiency in the use of resources and to reduce cost of production and to maximize quality and satisfaction of customers. मेथड स्टडी बोलता है कि आपको बेस्ट मेथड को चूज़ करना है, ढूंढना है और उसको यूज़ करना है जिससे कि जो कॉस्ट फालतू की लगती है, रिसोर्सेज फालतू के वेस्ट होते हैं, वो सब कुछ ना हो, उससे क्वालिटी भी मैक्सिमाइज होएगी और कस्टमर को भी क्या मिल पाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा. Motion study refers to the study of productive movements. It is the science of identifying and eliminating wasteful movements resulting from unnecessary, incidental, and unproductive motion of the worker so that it takes less time to complete the job effectively. जो भी फालतू के मोशंस हैं या मूवमेंट्स हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब हटा दो. क्यों? टाइम वेस्ट होगा, सोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, तो टाइम पे कभी भी जॉब कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो टास्क को टाइम पे कंप्लीट कराने के लिए जितने भी फालतू के मूवमेंट्स हैं ना, उन सबको हटा दो. वो कौन कहता है? मोशन स्टडी बोलता है. टाइम स्टडी. It determines the standard time taken to perform a well-defined job. The objectives of time study is to determine the number of workers to be employed, claim suitable incentive schemes and determine labor cost. टाइम स्टडी कहता है टाइम को बाउंड कर दो, किस टाइम पे कितना टाइम काम कंप्लीट करके आपको देना ही देना है. अगर वर्कर्स टाइम पे कंप्लीट करके दे रहा है काम तो उसको इंसेंटिव ज़्यादा दे दो, और आप क्या कर सकते हो, एक मोटिवेट भी कर सकते हो उसको साथ के साथ. तो टाइम स्टडी ये भी बताता है कौन से वर्कर्स टाइम पे काम कर रहे हैं और कौन से काम टाइम पर काम नहीं कर रहे हैं. Fatigue study. Fatigue study seek to determine time and frequency of rest intervals in completing a task. The rest interval will enable workers to regain their lost stamina, thereby avoiding accidents, rejections and industrial sickness. So fatigue study क्या हेल्प करता है कि आपको टाइमली ब्रेक्स दे देना चाहिए, इंटरवल दे देना चाहिए. इसकी वजह से जो वर्कर्स है वो अपना स्टेमिना वापस से रीगेन कर लेंगे एंड रीगेन करने की वजह से प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे. बीमार होने के चांसेस, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस, सब कुछ क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. Last is differential piece weight system. This differentiates efficient and inefficient workers and links wage and productivity. The standard output per day established and two piece rate are used. Higher for those who achieve up to and more than standard output, that is efficient workers, and lower for inefficient and slow workers. Thus, efficient worker will be rewarded and inefficient will be motivated to improve their performance. सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बोलता है कि जो वेज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो. एक उन वर्कर्स जो फुली फ्लेजली काम कर रहे हैं, टाइम पे काम करके दे रहे हैं और ज़्यादा करके दे रहे हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट दो. और जो टाइम पे काम करके नहीं दे रहे उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मत दो. वो क्या हो गए, जब किसी को एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा होगा तो उनको देख करके अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने अंदर एक तरीके से ऐसी फीलिंग्स प्रेजेंट करेगी कि नेक्स्ट टाइम हमको भी इतना एक्टिवली काम करना है जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके. तो वेजेस अकॉर्डिंग टू देयर वर्क आपको एम्प्लॉयज़ को देना ही है जिससे कि टाइम टू टाइम हम लोग को क्या मिल जाए, एक तो हमारा रिजल्ट भी मिल जाए और एफिशिएंट वर्कर को रिवॉर्ड भी हो जाए और इनएफिशिएंट वर्कर उसकी वजह से मोटिवेट होकर के अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दें. So these are the techniques of Taylor. So in this video I have covered the Taylor's part, not the Fewell's part. In my upcoming video I am going to cover the Fewell's principles, that is 14 principles of Fewell's. Thank you for watching this video. Hope it will help you. If you feel any doubt or any problem, feel free to drop a comment below. I'll definitely solve that out, and the remaining part will be in my next video. So to get in touch, don't forget to like, subscribe, share and even press the bell icon. See you in my next video.